आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की फेमस बुक भारत 2020 नव निर्माण के रूपरेखा के लास्ट पार्ट की। इस बुक के लास्ट पार्ट में हम चैप्टर 10 से चैप्टर 12 को कवर करेंगे। इस किताब के चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक की समरी हम इसके पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल सके। चैप्टर 10 सबके लिए स्वास्थ्य। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक बार पूर्व प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने हैदराबाद में एक साइंस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अपने सामने मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति को देख रहा हूँ। हर एक के सामने मिनरल वाटर से भरी एक एक बोतल रखी है और इन्हें देखकर मुझे 3 वर्गों के भारतीयों की याद आ रही है। पहले वर्ग में वे भारतीय आते हैं जो बोतल बंद पानी पीने और खरीदने की हैसियत रखते हैं। दूसरे वर्ग में वो भारतीय आते हैं जो उस पानी का ही इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें उनके घर में लगे नलों से मिलता है या वे आसपास लगे किसी भी नल या पंप से उसे प्राप्त करते हैं। और तीसरी श्रेणी में वो भारतीय आते हैं जिनके लिए पानी मिलना रोजमर्रा की एक समस्या है और पानी कैसा भी क्यों न हो वे उसे पीने और इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी के 50 वर्ष बाद भी ऐसी स्थिति का बने रहना एक राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और अगर हमने इस बारे में और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कुछ नहीं किया तो अगले 10 साल बाद भी हम इन्हीं बातों को ही दोहराते रहेंगे, क्योंकि कोई भी समाज या देश सफल तभी माना जाएगा जब वहाँ के लोगों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। आज हमारे देश व समाज के धनी व्यक्तियों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जानकारी और उपाय बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे इस श्रेणी के लोग अपनी सेहत का खासा ख्याल रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का सवाल है तो अगर वो चाहें भी तो उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ना के बराबर ही उपलब्ध हैं, क्योंकि उनके पास इलाज कराने लायक पैसे भी नहीं होते और इनमें से कई तो नीम हकीमों का शिकार बन जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र आम लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे दवाइयों की अनियमित या कम सप्लाई, डॉक्टरों की कमी और ऐसा स्टाफ जो अपने कर्तव्यों को करना ही नहीं चाहता। गरीब तबके के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है स्वच्छता का ना होना, क्योंकि साफ सफाई का होना या ना होना उनके लिए इतना मायने नहीं रखता जितना कि और अधिक मूलभूत सुविधाएं। और यह स्थिति अधिकतर महानगरों की है। बड़े बड़े महानगरों में रहने वाले संभ्रांत लोगों का ये मानना है कि इन गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को या तो उस स्थान से हटाकर कहीं दूर भेज दिया जाना चाहिए और या फिर उनकी बस्तियों के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाएं, ताकि ये गंदी बस्तियां उन जैसे संभ्रांत लोगों को दिखाई ही ना पड़े। जबकि एक विकसित भारत की परिकल्पना गरीबी हटाओ की होनी चाहिए, न कि गरीब हटाओ की। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि DRDO की पहल से ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हुई जिससे पीने के पानी की समस्याओं को काफी हद तक हल किया गया है। यह प्रक्रिया नमकीन व खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदल देती है और इसका प्रयोग राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक किया गया है। एक उन्नत भारत के सपने को सच करने के लिए सबसे पहले हमें अपने देश की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं से रूबरू होकर उनके निदान का कार्य करना होगा और इस संदर्भ में लोग निरंतर कार्यरत भी हैं, लेकिन समस्या काफी बड़ी और गंभीर है। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रश्न है तो ये बात सच है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी दबाव है, लेकिन अंधेरे में कई प्रकाश पुंज भी दिखाई देते हैं। हमारे देश में ऐसे उच्च स्तरीय और महंगे डॉक्टर्स भी हैं जो धनी लोगों से पूरी फीस लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम फीस लेकर गरीबों का भी उतना ही अच्छा इलाज करते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत सबके लिए स्वास्थ्य की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएगा। बस हमें इसके लिए चिकित्सकों के सोचने और काम करने के उनके ढंग में गहरा बदलाव लाना होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जहाँ एक और भारत को गरीब और निम्न स्तर का जीवन जीने वाले लोगों में होने वाले रोगों को समाप्त करने के लिए संघर्षरत होना होगा, वहीं उसे उस स्थिति का भी सामना करना होगा जो आज विकसित देश तनाव के रूप में भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम सादा जीवन जीकर खुश रहने की अपनी परंपरा को कायम रखने में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आने वाले समय में हमें एक रोगमुक्त भारत बनाने के लिए विभिन्न संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जिन्हें विकसित देशों के रोग भी कहा जाता है, जिनमें हृदय रोग, डायबिटीज मुख्य रूप से शामिल हैं, उनके पूर्णतः निदान के लिए कार्य करते रहना होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में अपने ऊपर विश्वास करके नए नए मार्गों को ढूंढने में सक्षम बने। आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो सशक्त होगा, स्वस्थ होगा और समृद्ध होगा। चैप्टर 11 सफलता के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बेहतर जीवन जीने वाले व्यक्ति ही अधिक और बेहतर कार्य कर सकते हैं और एक सीधी सी सच्चाई ये है कि किसी ऐसे देश की अर्थव्यवस्था को एक विकसित देश की अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता जिसके बहुत से लोग गरीबी की रेखा के थोड़े ही ऊपर रहते हों, जो कृषि संबंधित उत्पादन करते हों और निर्माण तथा व्यापारिक केंद्रों से पूरी तरह से कटे हों। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हमें कई व्यवस्थाओं का सुधार करना होगा, जिससे हमारा देश एक उन्नत भविष्य के काबिल बन सके। अगर बात कृषि
और उससे संबंधित उत्पादों की होती है तो हमें अब अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। अगर परिवहन क्षेत्र की बात हो तो हम भारतीयों को अच्छी सड़कें पाने और इससे संबंधित रोजमर्रा की परेशानियों से पूर्णतः मुक्त होने का अधिकार है और इसके लिए हमें अपनी घिसी पिटी और पुरानी पड़ गई प्रशासनिक और कानून प्रणालियों से आजाद होकर प्रत्येक स्तर पर आधुनिक प्रणालियों की व्यवस्था को साकार करना होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हमारे देश की बंदरगाह सदैव ही व्यस्त रहा करते थे। अरब, फ्रांस, यूनान, चीन आदि अनेकों देशों से व्यापारी यहाँ आते रहते थे भारतीय मसाले, रेशम आदि खरीदने के लिए और भारतीय व्यापारी भी बड़े बड़े जलयानों द्वारा विदेशों की यात्रा किया करते थे। लेकिन भारत के आज के बंदरगाह विदेशी बंदरगाहों का मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि विदेशी बंदरगाह आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसके कारण सिंगापुर जैसा छोटा सा देश हमसे कहीं अधिक कमाई कर लेता है। विदेशी बंदरगाह की अधिकांश क्रियाएं कंप्यूटराइज और ऑटोमेटिक हैं और उनके मुकाबले में हम अभी काफी सुस्त हैं और अगर जल्द ही हमने उनका मुकाबला नहीं किया तो हम एक व्यापारिक देश के रूप में कभी आगे नहीं आ पाएंगे। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं एक विकसित भारत के लिए उत्तम बिजली की सप्लाई होना भी परम आवश्यक है। वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क, लंदन या टोक्यो में अगर एक दिन या एक हफ्ते बिजली गायब हो जाए तो इन देशों की सरकारें उसी दिन गिर जाएंगी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो स्थिति निराश करने वाली है। इसीलिए विकसित भारत में सबके लिए उत्तम बिजली की व्यवस्था के लिए बिजली के नए स्रोतों का विकास करना अति आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हमारी परिकल्पना लगभग अधूरी ही रहेगी। भारतीय टेक्नोलॉजी की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भी भारत इस क्षेत्र में कोई भी प्रशंसनीय कार्य करता है तभी विदेशी राष्ट्र यह दावा करना शुरू कर देते हैं कि भारत की यह उपलब्धि उनके ज्ञान पर आधारित है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब हमने जुलाई 1918 में अपने पहले उपग्रह यान का प्रक्षेपण किया और रोहिणी की कक्षा में उसे स्थापित किया तब भारत ऐसा करने वाला विश्व के 4 देशों में से एक बना। इस घटना के एक सप्ताह के अंदर अमेरिका ने ये ऐलान किया कि मैंने नासा में कुछ महीनों तक इस कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अमेरिका की इस बात का समर्थन पश्चिम देशों के कई समाचार पत्रों ने भी किया। जर्मनी ने ये दावा किया कि वायु परीक्षण की सुविधा हमने उनसे प्राप्त की है। हमें ये सब समाचार पढ़कर बड़ा मजा आया क्योंकि हम इसके पीछे के कारण समझ सकते थे। हम जानते थे कि हम सभी वैज्ञानिकों ने इस सफलता के पीछे कितनी अधिक मेहनत की थी। इसका एक एक चरण और टेक्नोलॉजी पूर्णतः स्वदेशी थी। इसी तरह जब हमने पृथ्वी का सफल प्रक्षेपण किया तब भी पश्चिम के कुछ समाचार पत्रों ने कहा कि हम रूस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और अग्नि का जब हमने सफल प्रयोग किया तब अमेरिका ने कहा था कि जो नासा से मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वह अग्नि की सफलता के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज भी मुझे इस बात पर हंसी आती है कि अमेरिकी ये मानते हैं कि भारत सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सफल हो सकता है। भारत श्रेष्ठ योग्यताओं से युक्त है परंतु फिर भी पश्चिमी देशों ने ऐसी हवा क्यों बना रखी है कि सिर्फ उनके पास ही श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार मानव इतिहास में जातिवाद हमेशा से हावी रहा है ठीक उसी प्रकार जातिवाद की तरह यह बीमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी फैलती जा रही है। लेकिन हमें विकसित देशों की इस बीमारी को नजरअंदाज करते हुए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के अभियान को जारी रखना होगा और उसे अधिक गतिशील बनाना होगा। चैप्टर 12 कैसे बनाएं परिकल्पना को वास्तविक। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि परिकल्पना सिर्फ रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि ये वास्तविक रूप से कदम उठाने का वह मार्ग होता है जिससे हम एक तय समय पर एक विशेष योजना के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। लेकिन पता नहीं कब और कैसे हम लोगों में ये आदत पड़ गई है कि असली और जमीनी समस्याओं को हल करने में तत्परता दिखाने के स्थान पर उसके बारे में टालमटोल करना हम शुरू कर देते हैं। जब योजनाओं और नीतियों की घोषणा करने के मौके आते हैं तब उनका जोर शोर से प्रचार किया जाता है लेकिन 1 साल के बाद उनका क्या होता है इसकी शायद ही किसी को परवाह होती हो। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग आज भी मौजूद हैं जो कुछ ठोस कार्य करने के लिए तमाम परेशानियों को झेलते हुए भी संघर्षरत हैं और ऐसे ही लोगों की बदौलत अनेकों अवसरों को गवा देने के बावजूद भी हमारे देश की थोड़ी बहुत प्रगति हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये क्रम टूटे और हमारी वास्तविक उपलब्धियाँ कहीं अधिक हो। हम इस पुस्तक में दी गई अपनी परिकल्पनाओं के माध्यम से ये चाहते हैं कि भारत सन 2020 तक एक विकसित देश का दर्जा प्राप्त कर ले और ऐसा हो जाने से भारत विश्व की 5 महानतम शक्तियों में से एक होगा और ऐसा होने से न केवल भारत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा बल्कि विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मंच पर उसकी अलग हैसियत होगी। अपनी इसी हैसियत को प्राप्त करने के लिए भारत को विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपने इन विचारों को लेकर लोगों का मत जानने हम जहाँ भी गए हमें ये पता चला कि भारत की
आम जनता भी भारत के विषय में चिंतित है। लोगों का रुख बहुत सकारात्मक था, जो प्रसन्नता का विषय था। और मेरा और मेरे सहलेखक का यह विश्वास है कि नए भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सभी भारतीयों को अपने स्तर पर छोटा ही सही कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। हमने यह निश्चय किया कि हमें भी कुछ करना होगा और पिछले 2 वर्षों से हम लोगों में भारत को सशक्त और महान बनाने की इस परिकल्पना के प्रति उन्हें जागरूक कर रहे हैं। और हम सभी भारतीयों को यह बताना चाहते हैं कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए हम भारतीयों को कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबके द्वारा छोटे छोटे कदम उठाने से भी हम उस मंजिल तक, जो अभी काफी दूर दिखाई देती है, पहुंच सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे सहलेखक YS राजन ने हाल ही में एक सभा में भाग लिया था, जहां अमेरिका द्वारा भारत पर लगाई जाने वाली पाबंदियों पर चर्चा हुई थी। उस चर्चा में भाग लेने वाले सभी भारतीय थे और उन्हीं में मौजूद एक बुजुर्ग सज्जन ने जोरदार शब्दों में कहा था कि सबसे पहले हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना सीखना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जापान यात्रा की एक घटना सुनाई। उनके होटल के कमरे में नल का पानी रिस रहा था, जिससे उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने शिकायत की, 2 आदमी आए और आधे घंटे तक उन्होंने नल की मरम्मत की। फिर उन्होंने उन सज्जन से पूछा कि क्या वो उनके कार्य से संतुष्ट हैं। बुजुर्ग सज्जन कहते हैं कि मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे हुई असुविधा पर खेद व्यक्त किया और अंत में मुझसे ये भी कहा कि होटल के प्रबंधक ने यह निश्चय किया है कि उनसे उस रात का होटल का किराया नहीं लिया जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपना सर झुकाकर विनम्रता से उनसे कहा कि सर देखिए, नल के उस हिस्से को जिसकी वजह से आपको असुविधा हुई थी, यह हिस्सा जापानी नहीं है, इसे हमने दूसरे देश से आयात किया है और आगे से हम एक बेहतर हिस्से का इस्तेमाल करेंगे। इस घटना से हमें ये संदेश मिलता है कि जापानी लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कितना गर्व करते हैं और इसीलिए वो अपनी सेवा और अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते रहते हैं। यदि हम सब भारतीय अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करना आरंभ कर दें, तब भारत आशा से पूर्व ही एक विकसित देश होकर दिखा देगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक शिक्षक का भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी सदी में एक काल ऐसा भी था जब शिक्षकों को गुरुओं के रूप में पूजा जाता था, लेकिन आज शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है, जिसका सुधार तुरंत होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही आने वाले भारत का निर्माण करता है और ये एक परम सत्य है। इसलिए शिक्षक की जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने स्तर से विकसित भारत की परिकल्पना करे, जैसा कि आप कर सकते हैं, और फिर उस संदेश को अपने ढंग से विद्यार्थियों को दे। और दूसरे, आप स्वयं अपनी जानकारी को नवीनतम बनाएं ताकि आपके विद्यार्थी इससे भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे बार बार इन मुद्दों पर जोर देने की सिर्फ एक वजह है, और वो ये है कि भारत एक विकसित देश बनने की अपनी विजय यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ सके। उसके प्रत्येक नागरिक ज्ञानवान और एक विकसित देश में बेहतर भविष्य की कल्पना से ओतप्रोत हो। वो कहते हैं कि ये हमारा विश्वास है कि प्रज्वलित युवा मस्तिष्क प्रबल संसाधन होते हैं। धरती के ऊपर, आकाश में तथा जल के बीच छुपे किसी भी संसाधन से यह संसाधन कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम सभी को आज भारत को विकासशील से विकसित भारत में रूपांतरित करने के लिए एक उद्देश्य के साथ मिलकर काम करना होगा और हमें विश्वास है कि यह पुस्तक अनेक मस्तिष्कों को जागृत करने में सफल होगी। तो ये थी आज की हमारी किताब भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।